गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विकास विमल। आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज मुझे लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए और आप लोग मेरे वीडियो के इंतजार में थे। कई दोस्तों का आ रहा था कि वीडियो डालना बंद कर दिए हैं तो वीडियो पे आइए। तो आज हम बात करेंगे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान परिदृश्य है भारत का, उस परिदृश्य में विपक्ष की राजनीति क्या होगी। विपक्ष मतलब ना कांग्रेस, ना अकेले नीतीश कुमार, ना अकेले चंद्रबाबू नायडू और ना ही केसीआर। विपक्ष का मतलब होता है संपूर्ण विपक्ष। उस विपक्ष में कांग्रेस भी होगी और चंद्रबाबू नायडू भी होंगे, केसीआर भी होंगे, ममता दीदी भी होंगी, अखिलेश यादव भी होंगे। हालांकि ये सब आएंगे इकट्ठे या नहीं आएंगे ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन विपक्ष की जो रणनीति होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। और जैसा कि जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त भारत की सत्ता पर काबिज है, वो चुनाव लड़ने में महारत हासिल कर चुकी है। कोई भी चुनाव मतलब मसलन कि आप पंचायत चुनाव ले लीजिए, नगर पालिका का चुनाव ले लीजिए, कोई भी चुनाव वो इस तरह से लड़ती है जैसे कि ये अंतिम रन है, इसके बाद कोई लड़ाई लड़ना ही नहीं है। लेकिन विपक्ष आज भी शायद उससे कुछ भी नहीं सीख पाई, जिसका नतीजा है कि हमेशा जो बीजेपी होती है, बीजेपी के बातों में वो उलझे रहती है। एक उलझा हुआ विपक्ष जिसे ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, हमें लड़ना कैसे है, हमें जीतना कैसे है। उलझे हुए विपक्ष कुल मिला के आप कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, मसलन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, आम चुनाव था, और दिल्ली में नगर पालिका नगर निकाय की चुनाव थी, जिसे एमसीडी भी कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसमें पहले 3 अलग अलग नगर निकाय होती थी। लेकिन इस बार केंद्र की सरकार ने यह फैसला लिया और उन्होंने तीनों को मिलाकर एक संयुक्त नगर निकाय बनाया और उसका नाम दिया एमसीडी। आपको जैसे पता होगा, एमसीडी में तीनों नगर निकाय में भाजपा काबिज थी, हिमाचल प्रदेश में भाजपा काबिज थी और गुजरात में तो 27 साल से भाजपा ही काबिज थी। तो तीनों जगह चुनाव से पहले भाजपा ही थी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ, एमसीडी में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, और गुजरात, मैं फिर से कह रहा हूं, गुजरात जहां नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, अमित शाह जी का गृह राज्य है, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की भी वो प्रयोगशाला रही है गुजरात, जहां से प्रयोग करते करते ही आज भारत में नरेंद्र मोदी की सत्ता कायम हो पाई है। 2002 से वो प्रयोग शुरू हुआ था, जो आज भी वो प्रयोग बदस्तूर जारी है। इस बार भी कुछ प्रयोग हुआ, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में भी कुछ प्रयोग हो, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रयोगशाला जो गुजरात में जो सबसे बड़ा प्रयोग हुई थी वो 2002 में हुआ था। कौन सी प्रयोग थी मैं नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि कौन सी प्रयोग हुई थी 2002 में। तो गुजरात में प्रचंड बहुमत आया और पूरी देश की मीडिया बस इस बात को प्रचारित करने में लग गई कि किस प्रकार से 27 साल बाद भी वहां एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, जबकि मतलब सरकार के पक्ष में ही वहां की जनता आ गई है, और न सिर्फ आई है बल्कि बहुत ज्यादा मतों से आ गई है, 156 सीट। इससे पहले किसी भी सरकार की, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जनता पार्टी की हो, किसी भी सरकार की गुजरात में इतनी ज्यादा सीटें नहीं आई थी। 148 और 9 आई थी 1984 या 85 के चुनाव में।
मैं ठीक से जो ईयर था उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रचारित क्या हो रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है। भाई, गुजरात में भूपेंद्र पटेल आपके मुख्यमंत्री हैं, आपने उसको चुनाव से 1 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया और इस बार उसी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, और आप कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है। तो हिमाचल प्रदेश में हार किसकी है और दिल्ली में हार किसकी है? जहां जीत गए वहां मोदी जी, और जहां हार गए वहां के लिए है ना अपना ये जेपी नड्डा जैसे लोगों को, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाई है। वहां हार अध्यक्ष की और जीत प्रधानमंत्री की। खैर, मुझे इन बातों में उलझना नहीं है। मैं आज जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ उसमें जो 24 का जो रन होगा उसमें निश्चित रूप से फिर वही होगा, मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस कौन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मोदी वर्सेस कौन, यहाँ कोई पहलवानी का अखाड़ा तो होगा नहीं जहाँ पूरे देश के लोग जमा होंगे और 2 पहलवान लड़ेंगे और उसमें एक मोदी होंगे और दूसरे सामने वाला कौन होगा उसको लाओ। ऐसी कोई लड़ाई तो है नहीं। प्रधानमंत्री बनने की बात है, तो मोदी वर्सेस कौन की लड़ाई में विपक्ष को नहीं फंसना चाहिए। बजाय इसमें फंसने के बजाय उन्हें इस बात पर काम करना चाहिए कि हम किस प्रकार से, अगर हमारी सरकार आती है तो हम किस प्रकार से नए योजना लाएंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम किस प्रकार से नए रोजगार की व्यवस्था मुहैया करवाएंगे, किस प्रकार से किसानों की जो योजना है, किसानों के लिए हम कौन सा योजना लाएंगे, किस प्रकार से हम किसानों के लिए जो एमएसपी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा के दे सकते हैं, किसानों की कर्ज कैसे माफ हो सकती है। आप इस पे बात करिए कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कैसे बढ़ा सकते हैं, मजदूरों को के बच्चे के लिए आप शिक्षा की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, और मजदूरों को मजदूरी मिले इसकी आप क्या गारंटी दे सकते हैं। विपक्ष को ऐसा कुछ मिसाल पेश करना होगा जो कि बीजेपी बिल्कुल इससे खाली है। बीजेपी के पास ऐसा कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने जो भी करना था 2014 के इलेक्शन में उन्होंने जो भी वादे किए, बताइए 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। बताइए महंगाई घटी क्या? नहीं घटी। बताइए नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। जीएसटी से किसी को फायदा हुआ? उल्टे अब तो जीएसटी के लिए अब तो चाय दुकान पर भी सुन रहे जीएसटी का छापा पड़ रहा है। खैर, कृषि कानून के लिए जो 378 दिनों से ज़्यादा दिन तक जो पूरे किसान, देश के किसान यानी 1 साल से ज़्यादा तक, 378 दिन कहने से लोगों को दिन में ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। 378 दिन का मतलब वो 1 वर्ष से ज़्यादा, 1 साल में होता है 365 या 66 दिन, लेकिन 378 दिन यानी 1 साल से ज़्यादा तक। इसमें सर्दी मौसम आई, बारिश की मौसम आई, गर्मी तपतपाती गर्मी आई, और हर चीज़ ऐसा आया साल भर में। मतलब भारत की जो भी मौसम है सारे मौसम आए और सबको झेल गए भारत के किसान। लेकिन सरकार को शर्म है कि आई नहीं। सरकार बस इस बात पे लगी रही कि मैंने कृषि बिल वापस ले लिया। अरे भाई, कृषि बिल वापस लेने भर का वो आंदोलन नहीं था। उसमें था एमएसपी पे आप गारंटी क्या दे रहे हैं, उसमें था कि गन्ना का मूल्य आप क्या बढ़ा रहे हैं और उसके पैसा कब टाइम से दे रहे हैं। कपास, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, मिर्च, धनिया, गेहूं, चावल मतलब धान, मक्का, पटसन, इस पे आप एमएसपी क्या दे रहे हैं, और इसके लिए आप, और खादों की, उसमें एक और डिमांड जो बाद में शामिल हुआ था, खादों की जो किल्लत हो रही है, रासायनिक उर्वरक खाद का, उसके लिए आज देखेंगे अगर बिहार में ही देख लें तो मुझे लगता है बिहार में ही कई जगह लगातार खाद नहीं मिलता है, खाद की कालाबाजारी होती है। इन सभी मुद्दों पर अगर विपक्ष अपना एक साथ में साझा एक कार्यक्रम लाए और लोगों के बीच में जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से सिलचर तक, यही भारत है। तो मुझे लगता है अभी जो राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसके साथ साथ उन्हें एक विजन भी लेकर चलना चाहिए। हालांकि विजन बताते हैं लेकिन उसमें विजन की कुछ कमी रह जाती है। उन्हें पूरे विपक्ष की ओर से जाना चाहिए, ये भारत जोड़ो यात्रा करना चाहिए, उसमें विपक्ष के और भी लोगों को शामिल करना चाहिए और एक विजन डॉक्यूमेंट उनको पेश करना चाहिए देश के सामने।
उस विजन डॉक्यूमेंट में किसानों की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, छात्रों की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, नए उद्यमियों के लिए आप क्या कर रहे हैं, और पुराने जो उद्योगपति हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं, रेहड़ी खोमचे वाले उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, सबों के लिए, जो मजदूर है उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो घर जोड़ने वाले मिस्त्री हैं, मैसन राज मिस्त्री, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, साइकिल दुकानदार के लिए आप क्या कर रहे हैं। इन सबों के लिए अगर आप एक विजन पेश करेंगे तो निश्चित रूप से लड़ाई में आप आएंगे। अगर ये नहीं कर पाएंगे और भाजपा की उसी चाल में आप फंसते जाएंगे कि मोदी वर्सेस कौन, तो यकीन मानिए कि विपक्ष की सरकार 2024 में भी नहीं बनने जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि सबों को साथ आना। अभी जैसे हाल के घटनाक्रम पे आप अगर ध्यान दें तो नीतीश कुमार पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ही भविष्य में बिहार की कमान संभालेंगे, बिहार की विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो अगस्त सितंबर के बाद से वो चुप्पी साधे बैठे थे, उन्होंने अपना एक पत्ता खोला, और पत्ता न सिर्फ खोले बल्कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी कई विपक्षी दलों से बात हो चुकी है, लगभग सारे देश के विपक्षी दलों से, और मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। मैं जब निकलूंगा तो मैं चलूंगा और सारे विपक्षी दलों को जोड़ूंगा। तो नीतीश कुमार की बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। नीतीश कुमार की बातों को आपको हल्के में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार कोई अपरिपक्व नेता तो है नहीं। नीतीश कुमार अगर ये बोले हैं तो निश्चित रूप से उस पर भाजपा को भी गंभीर होना चाहिए और विपक्षी दलों को भी गंभीर होना चाहिए। और नीतीश कुमार ने एक और बात जो कही है कि दलों का कोई गठबंधन ये विलय नहीं होने जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात पे सबों को एक साथ होना चाहिए। दलों का विलय हो भी सकता है, मैं आज भी कह रहा हूँ होगा ही, ज़्यादा चांस है दलों का विलय होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर नीतीश कुमार 9 अगस्त को महागठबंधन में आए तो ऐसा तो है नहीं कि 9 अगस्त की रात में 8 अगस्त की रात में ऐसा कुछ हुआ होगा कि चलो सुबह हमको तेजस्वी के साथ जाना है, मिलना है और सुबह जाके सरकार बना लेना। इसकी पटकथा बहुत पूर्व से लिखी जा रही होगी। ऐसा नहीं है कि कल सुबह सुबह उठे और अचानक मन हुआ चलो तेजस्वी यहाँ से घूम के आते हैं फिर सरकार बना लेते हैं। तो किसी से कहा तो नहीं था कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ फिर जाएंगे। और उससे पूर्व में जब तेजस्वी के साथ थे तो किसी को बोला था कि मैं भाजपा के साथ जाऊंगा? नहीं बोले थे। उन्होंने एक समा बांधा था तेजस्वी के साथ से, जब भाजपा के साथ जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा था, एक समा बांधा था। उन्होंने कहा था तेजस्वी जनता के बीच में जाकर सफाई दे, तो उससे लोगों को एक एहसास हुआ। लेकिन अगर इस बार जो भाजपा से जो तेजस्वी के साथ आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, महागठबंधन के साथ आए हैं, इसमें किसी को भी अंदाजा बिल्कुल नहीं था, अंतिम दिनों तक अंदाजा नहीं था कि सरकार बदलेगी और इस प्रकार से बदलेगी। और हुआ ना, तो ये मान के चलिए कि दलों का विलय भी होगा क्योंकि ये जरूरी है। नीतीश जी भी, और उन्होंने एक बात तो संकेत दिया कि अब मुझे राष्ट्रीय दल बनाना, तो राष्ट्रीय दल बनेगा कैसे? 2024 से पहले राष्ट्रीय दल कैसे बनेगा? राष्ट्रीय दल बनाने के लिए नीतीश कुमार के पास अब एक ही ऑप्शन है, दलों का विलय हो। वो विलय करेंगे। और एक और जो अभी मेजर परिवर्तन देखे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उस पर भी एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या रणनीति है। जब पटना आए थे, मैं आज भी बता रहा हूँ, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पहले पार्टी हुआ करती थी उसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बना लिया और अब वो दिल्ली में बाजाबता ऑफिस कार्यालय भी खोल लिए। और पिछले दिनों उसका उद्घाटन में देश के कई बड़े दलों के नेता आए हुए थे, मसलन अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, जनता दल सेकुलर के नेता हैं, एच.डी. देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटा हैं, और भी कई हैं, कई दलों के नेता वहाँ पर मौजूद थे। कहा यह भी जा रहा है कि उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण था, अब नहीं आया, क्यों नहीं आया ये नहीं पता। तो निश्चित रूप से इन सबों से जो एक बन रहा है, अगर नीतीश कुमार अगर सारे दलों को एक साथ
जोड़ने के लिए अगर आते हैं तो कांग्रेस के बिना वो कोई गठबंधन नहीं चाहते विपक्षी एकता। उन्होंने कई बार कहा है कि जो विपक्षी एकता होगी वो विपक्षी एकता जो होगी उसमें कांग्रेस भी रहेगा। तो एक्सक्लूडिंग कांग्रेस, ऐसा कोई थर्ड फ्रंट जैसा कोई, इस पे उन्होंने हाल में भी एक सवाल पूछा गया था मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने क्लियर किया था विदाउट कांग्रेस मेरा कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, विथ कांग्रेस है, इंक्लूडिंग कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ है। तब यहाँ सवाल होता है कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मानेगी? अरे प्रधानमंत्री मानने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। नीतीश कुमार खुद कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की कोई रेस में नहीं हूँ। ये अलग बात है कि चुनाव के बाद भी कई बार होते हैं, चीजें बदलती है, क्या माहौल होता है, क्या सीट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता? निश्चित रूप से नीतीश कुमार चाहते होंगे, उनके दलों के कार्यकर्ता, बिहार के लोग चाहते होंगे और बन भी सकते हैं, लेकिन अभी उनका मेन फोकस विपक्षी दलों की एकता पे है, न कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, के बनेगा प्रधानमंत्री। ए पे नीतीश कुमार के कोनो फोकस नहीं है, भोजपुरी में कहा जाए तो। नीतीश कुमार अभी 23 में, जिन लोगों को लगता है कि 23 में नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बना देंगे और खुद राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएंगे, तो मुझे इसमें थोड़ी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कि या तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं या केंद्र में कोई ऐसा भारी भरकम मंत्रालय मिल जाता है तो ही वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे, अदरवाइज मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं देंगे। नोट कर लीजिए इस बात को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बनेंगे, विपक्ष को अगर लीड करेंगे नीतीश कुमार, विपक्षी एकता करेंगे, तो उसके लिए पूरे देश में घूमे फिर पड़ता है ना, घूमे फिर ना। जैसे कि क्या होला 2013 में, याद वही रौरा लोग के कि नरेंद्र मोदी जी बिहार में आए रहे ना, गांधी मैदान में रैलियां करे, जौना में बम विस्फोट भइल बा, अभी हाल ही ना पकड़ाइल हा उनमें। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर विपक्ष के लीड करिए तो एकरा भी तो पूरे देश में घूमे के पड़ी। तो पूरे देश में जब घूमे के पड़ेला तो उसके लिए संसाधन जरूरत बा। अब संसाधन तो विपक्ष के पास बानू, तो क्या करें? तो बिहार के मुख्यमंत्री के हैसियत से अगर कोनो राज्य में जाइए तो वहाँ सारा प्रोटोकॉल ओकरा के मिलेला, बजाते ओकरा सारा सुरक्षा से लेके सारा बंदोबस्त बिहार के सीएम के नाते ओकरा प्रोटोकॉल में मिलियन। इसीलिए ये किसी को नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार, एकता है। दूसरी बात तो अब विपक्षी एकता के लिए पूरे दिलो जान से लगेंगे और काम करेंगे, न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई कई रैलियाँ होंगी, कई दौरे होंगे। हो सकता है उस दौरे में रैली ना भी हो, लेकिन वो जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के नेताओं से मिलेंगे, जो वहाँ के विपक्षी दल हैं, जो मजबूत दल हैं, कैडर हैं, उनसे मिलेंगे। जो नीतीश कुमार चूँकि जनता दल परिवार के नेता रहे हैं, लालू जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, SD देवेगौड़ा सरीखे कई नेता हैं जो जनता दल खेमा से हैं। इन लोगों के साथी जो जनता दल के समय जमाने के साथी हैं, जो बिछड़ गए हैं, रुके हैं, उन्हें भी इनसे भी मिलेंगे, उन्हें मनाएंगे। और ये सारे काम नीतीश कुमार अगर करते हैं तो तय मानिए विपक्षी एकता होगी भी और भाजपा की विदाई भी होगी। क्योंकि ये जो इनविंसिबल जो कहा जाता था कि अजय नरेंद्र मोदी, अब अजय नहीं। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी खुद से गए और वोट भी मांगे, और न सिर्फ वोट मांगे बल्कि ये कहे कि आप अपना वोट ये समझ के दीजिए कि आप मोदी को दे रहे हैं। लेकिन क्या भाई फैसला क्या होगा? हारे ना। अरे नरेंद्र मोदी हारे कि नहीं हारे? हारे। तो तय मानिए कि अब नरेंद्र मोदी कोई अजय नहीं है। अगर आप 2014 से लेकर 2019 तक में देखेंगे तो 14 से 17 तक या 18 तक कह लीजिए तो दो ही चुनाव हारे थे 14 से 17 तक में। बिहार पहला चुनाव बिहार हार गई और दूसरा का दिल्ली में। तो के बाद कहीं हार रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी चुनाव हुआ जीते ना, ये हारे थे। अब जैसे कि आप देख लीजिए 2018 में
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान एक साथ हारी थी। तो अगर हारे थे, लेकिन क्या हुआ, हम लोकसभा चुनाव में 2019 में जब लोकसभा हुआ तो क्या हुआ, वहां वोट मिला, अच्छा खासा वोट मिला। लेकिन आज के तारीख में अगर आप यही अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अगर मान गिन लें कि मतलब कांग्रेस की उतनी ज्यादा ये नहीं है, विपक्ष के अगर कांग्रेस वहां पर नहीं है, लेकिन विपक्ष इतनी कमजोर तो नहीं है मध्य प्रदेश में आज के डेट में कि नरेंद्र मोदी वहां के सारा सीट जीत जाएगा। राजस्थान में ऐसा तो है नहीं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे कि मध्य प्रदेश अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, उसके बाद वो वहां से निकलेगी तो फिर अभी और भी कई राज्य में जाएंगे, मसलन दिल्ली आएगी, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जाएगी, हरियाणा जाएगी, पंजाब जाएगी और 26 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर में जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जो विपक्षी एकता के लिए चलते रहेंगे। तो मैं आपको और भी कई बात लगातार अब बताते रहूँगा। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। विपक्ष में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से विपक्ष की नीति बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की भी नीति क्या होगी, मैं वो भी आपको बताते रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे। हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।